नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम्स आईएएस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ईयर 2019 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रण्य अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। ये कह रहा है, चार ऑप्शन है, इन चारों में से कहां पर एक इंस्क्रिप्शन है स्कल्पचर के साथ। एक स्कल्पचर है जिसपे इंस्क्रिप्शन लिखा है किंग अशोका स्टोन पोर्ट्रेट के साथ। हमने दोस्तों कुछ दिन जब पहले हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हमने वहां पर एक जगह मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन अशोका डिस्कस किए थे। ये कह रहा है कि कहां पर अशोका का एक पोर्ट्रेट मिला है और इंस्क्रिप्शन उसके नीचे लिखा हुआ है रण्य अशोका। ये दोस्तों पूरे इंडिया में मात्र एक ही जगह पर ऐसी चीज मिली है, एक ही जगह पर ऐसा स्कल्पचर मिला है जहां पे अशोका का स्कल्पचर है और उसके नीचे लिखा हुआ है रण्य अशोका, यानी कि किंग अशोका। ये दोस्तों इसका आंसर है कनगनाहल्ली। दोस्तों आपको याद है जब हमने मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका डिस्कस किए थे तो वहां पे मैंने एक इंस्क्रिप्शन जगह का नाम लिया था सन्नति, जहां पे मैंने कहा था कि स्लेब मिली है, बोल्डर पे नहीं है वो इंस्क्रिप्शन, एक स्लेब पर है। जगह का नाम था सन्नति। ये मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन था। सन्नति से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है कंगनाहल्ली। यह है कर्नाटका में, डिस्ट्रिक्ट है कालबुर्गी। कंगनाहल्ली लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर भीमा पर है, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर भीमा पर है। और साथ ही साथ ये एक एंशिएंट टाइम पे यहां पर एक महास्तूपा था। एंशिएंट टाइम पे यहां पर एक महास्तूपा था। यहां पर दोस्तों एक महास्तूपा के अवशेष मिले हैं, महास्तूपा के एविडेंस मिले हैं और कुछ पोर्ट्रेट्स मिले हैं, रेलिंग के कुछ पीसेस मिले हैं। उन पोर्ट्रेट्स में से एक पोर्ट्रेट पे एक जो किंग है अपनी क्वीन के साथ और कुछ अटेंडेंट के साथ, उसके नीचे इंस्क्रिप्शन है किंग अशोका। इट इज ओनली ए यूनिक काइंड ऑफ पोर्ट्रेट, यूनिक काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, बिकॉज इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसा कोई भी स्कल्पचर नहीं मिला है जहां एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड का जिसमें कि किंग अशोका को दर्शाया गया हो। इट इज यूनिक इन दिस सेंस। और इस जगह पर सिर्फ अशोका के नहीं, सातवाहना किंग्स के भी कुछ पोर्ट्रेट्स मिले हैं। तो ये सन्नति जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन जहां पे अशोका का है, वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कंगनाहल्ली एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है कालबुर्गी। कहां पर? कर्नाटका में। कंगनाहल्ली लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर भीमा पर सिचुएटेड है। यहां पर एक महास्तूपा के भी एविडेंस मिले हैं। इसका आंसर है कंगनाहल्ली। दोस्तों सांची के बारे में हम देख चुके हैं और शहबाजगढ़ी के बारे में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के दौरान देख चुके हैं। क्या देखा था? सांची में हमने देखा था कि जो वहां पे स्तूप हैं, 3 स्तूप हैं। मैंने कहा था कि उसमें से जो ओल्डेस्ट स्तूप है वो अशोका के टाइम पीरियड का है, बाद में उसमें अलग अलग एडिशन हुए और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पुराना स्तूप है उसमें अशोका के टाइम पे बुद्धा के अवशेष, बुद्धा के बोन्स के अवशेष रखे गए थे। शहबाजगढ़ी के बारे में दोस्तों जब हम डिस्कस कर रहे थे मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो वहां पे सन्नाति के साथ साथ जो 10 जगह मैंने बताई थी शहबाजगढ़ी भी उनमें से एक जगह है जहां पर से मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मिले हैं। तो ये कहां पे था? पाकिस्तान में। इसके ये जो ऑप्शन है इसके बारे में हमने कभी भी डिस्कस नहीं करा है, सहगोरा। दोस्तों सहगोरा में पहले तो ये देख लेते हैं सहगोरा है कहां। सहगोरा है गोरखपुर, जो करंटली अभी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है दोस्तों? आप सबको पता होगा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, सोहगोरा वहां पर सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट, वो इस डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्या मिला है यहां से? यहां से मिला है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसको थोड़ा देखेंगे। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहां से मिला है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दोस्तों ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट नॉन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इससे पुराना आज तक इससे ओल्ड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मौर्यन एज का है, मौर्यन एज का है नंबर 1। दूसरा ओल्डेस्ट है। तीसरा थर्ड पॉइंट दोस्तों इसमें स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और लैंग्वेज प्राकृत है। और बात क्या की जा रही है इसमें, बात क्या की जा रही है इसमें, बात की जा रही है इस इंस्क्रिप्शन में, बात की जा रही है कि दो ग्रेनरीज डिपो बनाए जाएंगे फेमीन से बचने के लिए। जब फेमीन से बचने के लिए 2 ग्रेनरी के डिपो बनाए जाएंगे जहां पे अनाज रखा जाएगा ताकि अगर कभी अनाज की कमी हो तो उसको यूज किया जा सके। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसमें कुछ चीजें थी जो हमने देखी। ये सन्नाटी के पास है कंगनाहल्ली, यहाँ पे एक महास्तूपा है, यहाँ पे अशोका का इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो अकेला स्कल्पचर है वो मिला है। और साथ ही यहाँ पर 2 जैसा कि हमने देखा 2 सातवाहना किंग्स के भी स्कल्पचर मिले हैं। सहगोरा के बारे में देखा जहां पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। उसका टाइम पीरियड हमने देखा, उसकी स्क्रिप्ट हमने देखी, उसका कंटेंट हमने देखा, उसकी लैंग्वेज हमने देखी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो पिछला सवाल था जो हमने डिस्कस किया, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा। सोहगोरा में तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला ही है, एक मॉडर्न पीरियड का ही इंस्क्रिप्शन महास्थान जो अभी बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है, महास्थान से भी एक लाइम स्टोन के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन मॉडर्न एज का मिला है। यह भी एक इंफॉर्मेशन है कभी अगर आए तो। महास्थान बोगरा डिस्ट्रिक्ट, ये अभी के करंटली जो बांग्लादेश का एरिया है वहां से मिला है मौर्यन टाइम पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन जो कि लाइम स्टोन पर लिखा है और ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग दोस्तों, ये फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म के बारे में है। अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने महायाना और हीनयाना को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें मैंने महायाना की कुछ चीजें बताई थी, कुछ उनके फीचर्स बताए थे। उस फीचर्स में मैंने कहा था कि अनलाइक हीनयाना, महायाना गौतम बुद्धा को एक भगवान की तरह, गॉड की तरह ट्रीट करता है, उनकी मूर्ति बनाता है, उनका डेटिफिकेशन करता है और साथ ही साथ बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी महायाना से जुड़ा हुआ है। इस तरह की हमने बात करी थी। अभी ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डेटिफिकेशन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा की बात हो रही है, यानी बुद्धा की मूर्तियां बनाने की बात हो रही है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा के पाथ पे चलने की बात हो रही है और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स की बात हो रही है। तो दोस्तों यही तो तीनों हमने डिस्कस किए थे, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बिल्डिंग कल्याण मंडपास was a notable feature in the temple construction in the kingdom of। दोस्तों कल्याण मंडप, देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर जो है और टेम्पल का जो इवोल्यूशन है आर्किटेक्चर का, वो इंडिया में अलग अलग समय पे अलग अलग किंगडम में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग किंगडम ने कंट्रीब्यूशन दिया है। हमें पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में नागरा स्टाइल फेमस है, सदर्न इंडिया में हमने देखा था कि द्रविड़न स्टाइल फेमस है। इसी तरह से हमने जब एक बादामी डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां चालुक्य डिस्कस किया था। चंदेला किंगडम्स की सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट है वो है खजुराहो। राष्ट्रकूटा, जब हम कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां राष्ट्रकूटा देखा था। क्या हमने कभी भी कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट इन दोनों जगह देखा था? खजुराहो तो फिर हमने कभी डिस्कस नहीं करा। दोस्तों कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट विजयनगरा किंगडम से रिलेटेड है। देखिए साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक टाइप है प्रोविडा, सब टाइप है प्रोविडा। ये जो प्रोविडा स्टाइल है ये
विजयनगरा एम्पायर की देन है। विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे प्रोविडा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि एक सब टाइप है द्रविडियन स्टाइल का, वो इमर्ज हुआ। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है राया गोपुरम। पहली बात है राया गोपुरम, यानी कि जो गोपुरम होते थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े बनने लग गए। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम है एंट्रेंस टू, जब आप टेंपल में एंटर करते हैं तो मेन टेंपल का जो गेट है उसको गोपुरम कहा जाता है। और राया गोपुरम, इसकी जो राया गोपुरम इसलिए क्योंकि इसकी जो लेंथ, इसकी जो हाइट है वो विजयनगरा किंगडम के टाइम पे बहुत ज्यादा होने लग गई, बहुत बड़े बड़े गोपुरम बनने लग गए। साथ ही इनिशियल फेज में, जब इनिशियल फेज ऑफ द्रविडियन स्टाइल है, तब सिर्फ गोपुरम मेन गेट जो होता था सिर्फ उस ही जगह पे बनता था। विजयनगरा किंगडम में हर साइड में, जैसे कि ये टेंपल है तो पहले एंट्रेंस है तो यहीं सिर्फ इस जगह पे गोपुरम बनेगा। विजयनगरा में गोपुरम सब तरफ चारों दिशाओं में गोपुरम बनने लगे। हालांकि मेन तो एक ही रहेगा सबसे बड़ा, पर गोपुरम चारों तरफ बनने लग गए। उसके अलावा एक अम्मा श्राइन का कॉन्सेप्ट आया। अम्मा श्राइन का कॉन्सेप्ट आया। अम्मा श्राइन मतलब वो जगह, मेन श्राइन होती है जिसमें कि गॉड को गर्भगृह होता है, गॉड का जो भी मेन डेटी है उसका गर्भगृह होता है। अम्मा श्राइन है उनका जो गॉड की स्पाउस है, उनके लिए एक अलग से टेंपल बना अम्मा श्राइन, जहां पे जो गॉड है मेन डेटी है उसकी स्पाउस का टेंपल अम्मा श्राइन। और स्पेशल ओकेशंस पे जो मेन डेटी है गॉड है और अम्मा श्राइन में जो कि फीमेल है, मतलब जो स्पाउस है गॉड का, उनको एक जगह मिलाते थे ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन्स पे उनको एक साथ लाया जाता था। उस जगह को कहा जाता था कल्याण मंडप। उनको उस जगह को कहा जाता था कल्याण मंडप। तो कल्याण मंडप में क्या किया जाएगा दोस्तों? जो अम्मा श्राइन बनी है, अम्मा श्राइन में एक मूर्ति होगी, एक जो मेन अपना टेंपल है गर्भगृह, वहां पे एक मूर्ति होगी। तो मेन फंक्शन कुछ स्पेशल ओकेजन्स में कल्याण मंडप एक स्ट्रक्चर है जहां पर फीमेल जो अपना मेन गॉड है हमारे उस मंदिर के और उनकी जो स्पाउस हैं जो अम्मा श्राइन में है, उनको लाके कल्याण मंडप में रखा जाता था और रिचुअल्स किए जाते थे। ये प्रोविडा स्टाइल है और इसका आंसर है विजयनगरा। और कल्याण मंडप इसका एक नोटेबल फीचर है। और कल्याण मंडप की इंपॉर्टेंस क्या है और अम्मा श्राइन और राया गोपुरम क्या होते हैं ये भी हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट? दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है। दोस्तों हड़प्पन पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। एंशिएंट इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल्चरल एस्पेक्ट से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें 4 साइट दे रखी हैं। लकीली सोहगोरा इसी पेपर के पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, हमें पता है ये एक मोर्रेन साइट, ये हमें पता है एक मोर्रेन साइट है। दोस्तों देसलपुर एक बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि अभी गुजरात में है, कच्छ एरिया में, ये भुज के पास है, ये गुजरात में है। कोट दीजिए और चनौदारी जो सिंध है, अभी करंट डे पंजाब का जो सिंध स्टेट है, सिंध में है पाकिस्तान में। जो चाहनुदारो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे थी तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और यहाँ पे बनते थे बीड्स। दोस्तों ये बीड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज में और दूसरे सेंटर्स में। जब हम डिटेल में कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपने बेसिक नॉलेज भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की है या फिर आपने मॉडर्न पीरियड का सोहगोरा इंस्क्रिप्शन आपको पता है तो ये सवाल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, देखिए विष्टि, ये अगर आपने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे इस वर्ड को आपने देखा होगा, विष्टि। विष्टि को कहते हैं फोर्स्ड लेबर। ये एंशिएंट इंडिया में यूज की जाती थी। इट वाज ए टूल अवेलेबल यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास। देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, सिर्फ गुप्ता पीरियड की बात हो रही है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दोस्तों गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन में, जब गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस, किस किस तरह के टैक्सेस वर चार्ज्ड ऑन द पीपल और किस किस तरह के टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय स्टेट ऑन द पीपल। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि किस किस तरह के टैक्स, किस किस तरह के कर राज्य द्वारा लोगों पर, प्रजा पर लगाए जाते थे। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमें मिला है, उसमें विष्टि का भी जिक्र है। विष्टि भी एक तरह का कर माना गया है स्टेट के द्वारा वहां की प्रजा पे। विष्टि काम कैसे करती है? विष्टि फोर्स लेबर, जैसे कि हमें इसमें लिखा भी हुआ है फोर्स लेबर। दोस्तों जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी किसी भी एरिया में होती है तो आपको मजदूर लोग, आपको लेबरर लोगों को रखना पड़ता है, उनको वेज देना पड़ता है, तो उनको कहते हैं वेज्ड लेबर। जिनको वेज देना पड़ता है वो है वेज्ड लेबरर, तो वेज देना पड़ता है। पर एंशिएंट इंडिया में जब कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती थी तो वेज स्किल्ड लेबर के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर भी होती थी, और उनसे जो वहाँ के लोकल एरिया में लोग हैं उनसे फोर्स लेबर विष्टि भी करवाई जाती थी। विष्टि करवाने का रीजन ये बोला जाता था, उसका ये दिया जाता था रीजन कि भाई ये काम जो हो रहा है ये पब्लिक वर्क हो रहा है, स्टेट के द्वारा कराया जा रहा है, तो being a resident of that area, being a citizen of that state, या उस स्टेट के अंदर रहने के कारण ये उनके ऊपर बाध्यता है। दिस इज ए फोर्स्ड ऑन देम, कि भाई उन्हें जो काम हो रहा है, जो कि पब्लिक वर्क हो रहा है, उसमें उन्हें बिना किसी वेज के उन्हें काम करना पड़ेगा टिल द स्टेट डिजायर। जब तक स्टेट चाहेगा आपको उसमें काम करना पड़ेगा। ये एक मोटा मोटा ये मेन बात है फोर्स लेबर और विष्टि का कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का कर था जो माना जाता था स्टेट का, स्टेट के द्वारा कहा जाता था कि एक तरह का कर है जो लोगों को स्टेट को देना चाहिए। एक रुद्रदमन एक बहुत ही फेमस किंग थे जिन्होंने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जिनका मिलता है 150 एडी के आसपास, जो एक चास संस्कृत लैंग्वेज में है, उसमें भी हमें पता लगता है कि लेबर कराई जाती थी, पर वहां पे लिखा गया है कि फोर्स नहीं किया गया लोगों को। पर ये गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, तो ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। देखो पहली चीज मैंने यही बताई थी, पर हम ऑप्शन और देखते हैं कि बाकी ऑप्शन गलत है कि नहीं। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह पर है एक जगह पे नहीं है। जहां पे भी आ जाए टोटली एब्सेंट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, वैसे ही हम मान सकते हैं। हमको थोड़ी शंका होनी चाहिए, हमें डाउट होना चाहिए, गलत हो सकता है पर, और ये गलत है भी। द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। देखिए वेज मिल रहा है तो विष्टि थोड़ी है, फिर तो उसको वेज मिलेगा तो वो फोर्स लेबर थोड़ी है। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स लेबरर, ये भी गलत है। एल्डेस्ट सन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एल्डेस्ट सन जो है वो फोर्स लेबर करनी पड़ेगी, बाकियों को नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये तीनों गलत है। और चौथा ये ए ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन में भी हमें मिलता है, गुप्ता इंस्क्रिप्शन में, कि ये सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट की। स्टेट जो टैक्स लोगों पे लगा रहा है उसमें जो टैक्स के टाइप दे रखे हैं उसमें विष्टि भी एक टाइप, और विष्टि कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया, और जो पब्लिक वर्क था उसके लिए यूज किया जाता है। With reference to Mughal India, what are the differences between the जागीरदार और जमींदार? देखो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल्ड में देखना पड़ेगा। इसमें मुगल इंडिया में जागीरदार और जमींदार का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। मैं इस क्वेश्चन को इजी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा अगर डिटेल्ड में आपको पता है तो भी ये सवाल आप कर पाओगे। वैसे इजी है पर अगर आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो पहले तो देखते हैं जागीरदार और जमींदार क्या है। देखिए जमींदार और जागीरदार, जमींदार जागीरदार, दार मतलब होता है पर्शियन में ओनर, पर्शियन लैंग्वेज में जमींदार, जमीन मतलब लैंड, दार मतलब ओनर। जब इसका मतलब जमीन का ओनर इक्वल्स टू जमींदार, ओनर ऑफ जमीन, ओनर ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज जमींदार। जागीरदार, ओनर ऑफ जागीर इज कॉल्ड एज जागीरदार। पहले देखते हैं जागीरदार होता क्या था मुगल पीरियड। दोस्तों मुगल पीरियड में
लैंड को, जो लैंड है उसको दो तरह से बांटा गया। पहला है खलीसा लैंड, दूसरा है जागीर लैंड। देखो दोस्तों, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है कि एंशिएंट टाइम पे, मिडाइवल टाइम पे मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो रेवेन्यू टैक्स लगा है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। हर स्टेट, चाहे मिडाइवल हो कि एंशिएंट हो, उन्होंने कोशिश करी कि मैक्सिमम सरप्लस जो हम ले सकें, हम एज ए टैक्स ले सकें एग्रीकल्चर या फार्मर से, वो हमारी स्टेट इनकम हो। जितनी ज़्यादा स्टेट की इनकम होगी, जितना ज़्यादा टैक्स आप ले पाएंगे, सरप्लस टैक्स ले पाएंगे स्टेट फार्मर से, उतना ही स्टेट की इनकम ज़्यादा होगी। जितनी स्टेट की इनकम ज़्यादा होगी, स्टेट अपने उन इनकम से ज़्यादा फौज रख सकता है, ज़्यादा आर्मी रख सकता है, ज़्यादा लोगों को रख सकता है, और ज़्यादा अच्छे जीवन किंग्स जी सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास रहे तो जो लैंड है, जो पूरा लैंड है किंग के अंदर, उसको दो भागों में बांटा गया, खलीसा लैंड और जागीर लैंड। खलीसा लैंड वो लैंड है जो स्पेशली ईयरमार्क्ड है कि भाई इस लैंड का रेवेन्यू जाएगा सीधा किंग को। ये स्पेशली ईयरमार्क लैंड है जिसका की रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू सीधा किंग की ट्रेजरी में जाएगा, ठीक है। पर किंग के अलावा भी नोबल्स हैं, नोबल्स के अलावा बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं, और छोटे मोटे स्टेट के कर्मचारी भी हैं। अब देखिए, कई लोगों की इनकम जो होती है मुगल टाइम पे, इनकम जो किसी भी सर्विस की, कोई भी एम्प्लॉय है उसकी इनकम दो तरीके से उसको मिल सकती, उसकी सैलरी उसको दो तरीके से मिल सकती है, या तो कैश में मिलेगी या काइंड में मिलेगी। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको कैश में मिलती थी, और जो बड़े कर्मचारी हैं उनको ज्यादातर जागीर के फॉर्म में मिलती थी। मतलब मान लीजिए, इफ यू आर एम्प्लॉय, ए नोबल इन द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर, आपको इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यू टू द मुगल किंग, मुगल एम्परर, यू विल बी प्रोवाइडेड ए जागीर एज ए कंपेंसेशन, एज ए टाइप ऑफ सैलरी। क्योंकि जागीर क्या है? लैंड है, लैंड है तो आपको मिलेगा रेवेन्यू। तो इस लैंड के रेवेन्यू को आप कलेक्ट करिए, और कलेक्शन से, ये कलेक्शन जो आप करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे इस लैंड के रेवेन्यू से, कलेक्ट आप करेंगे तो जो आपको मनी मिलेगी, इस मनी को आपको दो फंक्शन करने हैं। क्या? एक तो आपकी सैलरी आप इसमें से ले लीजिए, और आपको फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स, ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड एनिमल्स आपको मेंटेन करने हैं, आपको मेंटेन करने हैं एनिमल, फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड एनिमल, जो कि आपको मेंटेन करने हैं इन द इवेंट व्हेन, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, किंग आपको, एम्परर आपको बोलेंगे तो आपको वो प्रोड्यूस करना है। देखिए, उस टाइम पे सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप होती थी, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, वो इंटरलिंक्ड होती थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिलिट्री लीडर है वो सिविलियन फंक्शन नहीं करेगा, और सिविलियन लीडर है तो मिलिट्री फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए जो बड़े बड़े नोबल्स हैं वो दोनों फंक्शन करते थे। रेवेन्यू भी कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और उनको ट्रूप्स और एनिमल्स भी रखने हैं जो कि लड़ाई के समय पे काम आएंगे। ये तो है जागीरदार। अब देखिए, जागीरदार जो है वो एक स्टेट का ऑफिसर है, तो वो ट्रांसफर भी होता था। क्यों? क्योंकि किंग नहीं चाहते थे कि जब जागीर मिलेगी, लैंड मिलेगा, अगर कोई एक ऑफिसर एक ही जगह पे ज्यादा देर तक स्टेशनड रहे तो उसके लोकल लिंक्स डेवलप होते हैं, और लोकल लिंक्स डेवलप होते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर ही विल क्रिएट हिज ओन पावर बेस, वो अपना एक वहां पे प्रभुत्व जमा ले, और फ्यूचर में किंग को, एम्परर को उस दिक्कत हो उसको वहां से हटाने में। तो किंग और एम्परर नहीं चाहते थे कि कोई भी, जो भी नोबल है, वो इतना पावरफुल हो जाए कि इन फ्यूचर ही कैन चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ एम्पर, सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज दे पाए। तो जागीरदार, क्योंकि उनको एक सर्विस के लिए मिला था, मान लीजिए आपका डिमोशन हो गया तो आपको फिर जागीर भी आपकी चेंज करेंगे, उसका साइज छोटा करेंगे, या फिर आपका प्रमोशन हुआ तो जागीर आपकी बढ़ाएंगे, उसका साइज बढ़ाएंगे। तो जागीरदार का ट्रांसफर होता रहता था। इस तरह से भी होता रहता था कि मान लीजिए आपको जो असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट का नेचर क्या है, उसके हिसाब से भी जागीर का नेचर चेंज होता था।
हालांकि जागीर के भी टाइप होते थे, वतन जागीर जो कि जहाँ पे आप रहने वाले हैं, आप वहाँ के किंग हैं, उनको मिलती थी, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जागीर इस तरीके से मिलती थी, और जागीर जो होल्डर थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और दे उनका ट्रांसफर भी होता रहता था, और उनको सिर्फ रेवेन्यू राइट था कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यू। ठीक है, ये जागीर का है। अब जागीरदार को देखिए, जागीरदार नई जगह पे जाएगा, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो वो तो नहीं जानता कि कितने कहाँ पे किससे कैसे मैं रेवेन्यू कलेक्ट करूं, उसको लोकल लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती थी लोकल लेवल पर, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और साथ ही जमींदार के द्वारा। अब जमींदार क्या है हम वो देखेंगे। दोस्तों जमींदार जो है वो लैंडेड एलीट है, एरिस्टोक्रेसी है लैंडेड, जो कि हम इस वर्ड का यूज 14 सेंचुरी से, इस वर्ड का यूज 14 सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है। जमींदार एक लैंडेड एलीट है, जैसे कि गांव में या छोटी जगहों पे जो नोबिलिटी है उसको जमींदार कहते हैं। ये वहाँ के प्रभुत्व संपन्न लोग हैं, होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, साथ में सोशल प्रेस्टीज भी उनकी उस इलाके में ज़्यादा होती थी। गवर्नमेंट को जब वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, तो जमींदार वहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, गवर्नमेंट की सर्विसेज में हेल्प करता था। और जब रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का वहाँ से हो जाता था, तो इस सर्विस के एवज में, इस सर्विस के रिटर्न में ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज शेयर्ड विद जमींदार। तो जमींदार के साथ वो परसेंटेज शेयर गवर्नमेंट शेयर करती थी, स्टेट शेयर करती थी, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो जमींदार जो है उनका मेन फंक्शन, वो लैंडेड एलीट थी, वो हमेशा, अब देखिए अगर आपकी जमीन है, आप वहां के ओनर हैं, तो वो जमीन का ट्रांसफर तो हेरिडिटरी होगा ही। तो जमींदार जो हैं वो लैंडेड एलीट थे, और वो हेरिडिटरी, जैसे जमींदार के डेथ के बाद उसका बेटा जमींदार बनेगा, या फिर उसके ज्यादा बेटे हैं तो जमीन बट जाएगी, और सबसे पर उनके जो राइट है वो हेरिडिटरी रहेंगे, जमीन के जो राइट है हेरिडिटरी रहेंगे। हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं मुगल टाइम पे, जहाँ पे जमींदार अपनी जमीन बेचता भी था, किसी से खरीदता भी था, नए गांव भी बसाता था, और उसकी जमींदारी जनरली नहीं छीनी जाती थी। अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस है जहां पे उन्होंने स्टेट के खिलाफ रिबेलियन कर दिया या स्टेट के डायरेक्ट ऑर्डर को नेग्लेक्ट किया, तो ही जमींदारी छीनी जाती थी, वरना जमींदारी पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडेटरी रहती थी। अब ऑप्शन देखते हैं। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। देखिए जागीरदार को किसी भी ड्यूटी, सर देखिए मिलिट्री ड्यूटी भी हो सकती है, किसी भी तरह की ड्यूटी हो सकती है, उसके एवज में लैंड असाइनमेंट मिलता था। इसमें लिखा है जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज। वेयरएज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। जमींदार होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट नहीं है, जमींदार रेवेन्यू राइट के होल्डर नहीं है। रेवेन्यू राइट तो जागीरदार को मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि उन्होंने सर्विसेज दी हैं, और जमींदार एक लैंडेड एलीट है जिनका काम था हेल्प करना कलेक्शन में। हर जगह नहीं, अगर स्टेट चाहे तो आप हेल्प करिए, वरना आपको अगर स्टेट ने कुछ ड्यूटी असाइन कर रखी है तो आप वो करिए। जनरली कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता था कि जमींदार के पास ज्यादा पावर रहे। तो अगर स्टेट ज्यादा पावरफुल है तो जो पुलिस और जुडिशियल फंक्शन है वो जमींदार जनरली नहीं करते थे। पर अगर स्टेट कमजोर है तो जमींदार ज्यादा पावरफुल होना चाहते थे, तो वो कभी कभी पुलिस और जुडिशियल ड्यूटीज भी करते थे। अब जैसे कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि जमींदारों के पास खुद की छोटी मोटी फोर्स भी हुआ करती थी, और उन्होंने एक डेटा भी दिया है कि पूरे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एरिया में जमींदार के पास कितनी कितनी अलग अलग जमींदार के पास मिलाकर ओवरऑल कितनी कितनी फौज है, कितनी आर्मी है। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि जमींदार रेवेन्यू राइट्स के होल्डर नहीं थे। जमींदार खुद जमीन के ओनर थे, पर रेवेन्यू राइट्स सिर्फ उनका नहीं था। रेवेन्यू राइट्स तो स्टेट के साथ उनको शेयर करना पड़ता था, स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन में उनको एक हिस्सा मिलता था, और जागीरदार्स को रेवेन्यू राइट्स मिलते थे इन ल्यू ऑफ द ड्यूटीज परफॉर्म बाय देम।
तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी। दोस्तों लैंड असाइनमेंट जागीरदार को हेरिडिटरी नहीं थे, दे आर, उनका ट्रांसफर होता रहता था, ये ट्रांसफरेबल थे। एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी, ये गलत है। तो इसका है नाइदर वन नोर टू। देखिए जमींदार के जो लैंड के राइट है, देखिए इसका थोड़ा ये बनाया सवाल इस तरीके से गया है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जमींदार ओनर ऑफ लैंड है, रेवेन्यू राइट्स उनके पास नहीं है, रेवेन्यू राइट स्टेट के पास है। स्टेट जो जमींदार है वो अपनी जमीन का मालिक है, पर रेवेन्यू राइट्स उसके नहीं है। उसकी जमीन पे अगर लैंडलेस किसान, लैंडलेस फार्मर अगर उसकी पे काम कर रहा है तो उसको अपना शेयर करना पड़ेगा जमींदार के साथ, और स्टेट के साथ भी शेयर करना पड़ेगा किसी एरिया में, क्योंकि वो लैंडेड एलाइट है। तो गवर्नमेंट कभी कभी भी, स्टेट कभी कभी उनकी हेल्प लेती थी, तो उसके लिए उनको परसेंटेज दिया जाता था, और जागीरदार को जो ड्यूटी परफॉर्म करी जाती थी उसके लिए रेवेन्यू राइट दिए जाते थे उस एरिया के। तो ये नाइदर वन नॉर टू। 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil। दोस्तों सही बात है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था उसको अमील के नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में, और यही रिवायत, यही कस्टम चलता रहा मुगल पीरियड तक। सेकंड, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इंडिजीनियस का मतलब है, ये कह रहा है कि ये जो दिल्ली सुल्तान के टाइम इक्ता सिस्टम था वो इंडिया का खुद का सिस्टम था, इंडिजीनियस सिस्टम था। मतलब कहना चाह रहा है कि दिल्ली सुल्तान के आने के पहले भी इंडिया में सिस्टम था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत ने ही लॉन्च करा था इंडिया में। ये एक वेस्टर्न एशियन और सेंट्रल एशियन प्रैक्टिस थी। और जब टर्क्स जब आए इंडिया में और उन्होंने टर्किश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश किया, तो इस प्रैक्टिस को उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया। इक्ता सिस्टम में जो लीडिंग नोबल होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया असाइन कर दिया जाता था, और उस एरिया को इक्ता कहा जाता था। और इक्ता सिस्टम में उन नोबल्स को सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी उनको करना होता था। एंड दे हैव टू मेंटेन ए सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स। तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी came into existence during the reign of खलजी सुल्तान। दोस्तों ये गलत है, जो मीर बख्शी का ऑफिस है ये मुगल पीरियड में आया। और मीर बख्शी का मतलब ये मिलिट्री के पे, बहुत ही पावरफुल पोस्ट थी, और मिलिट्री के पे एंड अकाउंट को ये ऑफिसर देखते थे। बहुत ही सीनियर पोजीशन थी, पे एंड अकाउंट को मिलिट्री के देखते थे। मीर बख्शी उनका पोजीशन का नाम था, और ये मुगल पीरियड की है, तो ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब 8th क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। चलिए पहला देखते हैं। सेंट निम्बार्का वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर। निम्बार्का 13th सेंचुरी के सेंट हैं, और इन्होंने द्वैत अद्वैत फिलोसफी दी है। ये कहाँ के हैं? ये हैं आंध्रा, मॉडर्न आंध्रा के में रहते थे। ये इनका टाइम पीरियड है। अकबर का टाइम पीरियड दोस्तों हमको पता है 1542 में बर्थ हुई और 1605 में डेथ हुई। ये अकबर का टाइम पीरियड है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इन दोनों में 300 साल का अंतर है। ये 16th सेंचुरी हो गई और ये 13th सेंचुरी, तो ये गलत। सेकंड ऑप्शन, सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। शेख अहमद सिरहिंदी का टाइम पीरियड है 1564 से 1624। नक्शबंदी
सूफी सेंट थे ये। देखो दोस्तों, सिलसिला जो ऑर्डर होते हैं ना सूफी सेंट के, जैसे चिश्ती ऑर्डर है, उसी तरह ये नक्शबंदी ऑर्डर के सूफी थे। नक्शबंदी ऑर्डर के सूफी थे, ये इनका टाइम पीरियड है। और कबीर का टाइम पीरियड दोस्तों 15th सेंचुरी। कबीर दास जी का टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी। हमने ये भी देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कबीर दास जी जो कलेक्शन है, उनके जो काम का कलेक्शन है उसको बीजक कहते हैं। उनके काम के कलेक्शन जो उनकी सेइंग है उसके कलेक्शन को बीजक कहते हैं, ये भी हमने देखा था। इनका टाइम पीरियड 15th सेंचुरी, इनका टाइम पीरियड शेख अहमद सिरहिंदी जो एक नक्शबंदी ऑर्डर के सूफी संत हैं, इनका टाइम पीरियड है 16 to 17 सेंचुरी। टाइम पीरियड अलग है दोस्तों, तो ऑप्शन गलत है, दोनों कंटेम्प्रेरी नहीं है। क्योंकि सेंट कभी कोई बाद में आया व्यक्ति पहले आए व्यक्ति को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी, नहीं, क्योंकि कबीर पहले आए थे और शेख अहमद सिरहिंदी बाद में आए थे, तो ये इसलिए भी गलत हो गया। दूसरा, ये नक्शबंदी सूफी ऑर्डर के थे और ये निर्गुण भक्ति वाले संत थे। इनका दोनों का नजरिया जो था वो भी अलग था, और ये इनका टाइम पीरियड भी बाद में था, कबीरदास जी पहले आए थे, तो इस वजह से भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट देखना है, दोनों गलत है। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to the album and individual portrait? दोस्तों, इसका आंसर है जहांगीर। अकबर के टाइम पे बहुत ही ज्यादा काम हुआ इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और एल्बम्स पे। इस टाइम पीरियड में ज्यादा काम नहीं हुआ पोर्ट्रेट पे। पर जब जहांगीर आया, जहांगीर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग। जहांगीर के टाइम पे फोकस शिफ्ट हो गया इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जितना भी काम हुआ है अकबर के टाइम पे हुआ है, और एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे काम जहांगीर के टाइम पे हुआ है। इसमें दोस्तों ज्यादा बताने का कुछ नहीं है, ये फैक्ट है, तो हमने डिस्कस कर लिया। With reference to मियां तानसेन, which one of the following statements is not correct? मियां तानसेन के बारे में पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तानसेन was the title given to him by Emperor Akbar. Second, Tansen composed Dhrupads on Hindu gods and goddesses. Third, Tansen composed songs on his patrons. Fourth, Tansen invented many rags. दोस्तों, invented सही है, composed songs on his patrons ये भी सही है, तानसेन composed Dhrupads on Hindu gods and goddesses ये भी सही है, और टाइटल given to him by Emperor Akbar गलत है। ये टाइटल दिया था किंग ऑफ ग्वालियर में। ये किंग ऑफ रेवा के कोर्ट में तानसेन इनिशियली थे, टाइटल बाद में किंग ऑफ ग्वालियर ने इनको दिया, और बाद में ये एम्परर अकबर के कोर्ट में चले गए थे। तो ऑप्शन गलत पूछा है, एक गलत है। आगे बढ़ते। Which one of the following groups of plants were domesticated in the New World and introduced into the Old World? दोस्तों, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो जगहें जो 15, 16, 17 सेंचुरी में डिस्कवर्ड की गई, जहां पर लोगों को जो नॉन वर्ल्ड है, नॉन वर्ल्ड कहा जाता है था उस टाइम पे एशिया को, नॉर्दर्न अफ्रीका को और यूरोप को। जो नॉन था, जहां पे लोगों को पता था कि यहाँ पे दुनिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इनको ओल्ड वर्ल्ड कहा गया, और न्यू वर्ल्ड कहा गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका का वो पार्ट, वेस्टर्न अफ्रीका का वो पार्ट जहां पे लोगों को पहले नॉलेज, जो ओल्ड वर्ल्ड है वहां पे लोग जाते नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो वहां पे न्यू वर्ल्ड में कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसी चीजें उगाई जाती थी, कई ऐसे जानवर थे, मेनी एनिमल्स, मेनी फूड प्रोडक्ट्स वर सच दैट दे वर नॉट नोन टू द ओल्ड वर्ल्ड, और इंट्रोड्यूस करे गए न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में। ऑप्शन देखते हैं, मतलब हमें वो चीज देखनी है जो ओल्ड वर्ल्ड में, नॉन वर्ल्ड में पहले नहीं थी, न्यू वर्ल्ड से आई, यानी कि ओल्ड वर्ल्ड एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में जो चीज पहले नहीं थी पर आई बाद में न्यू वर्ल्ड से। ऑप्शन देखते हैं। टबाटो कोकोआ रबर, टबाको कॉटन रबर, कॉटन कॉफी शुगर केन, रबर कॉफी व्हीट। दोस्तों, क्या 15 सेंचुरी के पहले व्हीट के बारे में एशिया और यूरोप में पता नहीं था? हमने देखा व्हीट तो एंशिएंट टाइम से लोग खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह कॉटन जो दोनों ऑप्शन में है, हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कॉटन को यूज करती थी। तो इसका जवाब है दोस्तों ए,
टबाको, कोकोआ और रबर न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया गया, ओल्ड वर्ल्ड में यानी कि 15-16 सेंचुरी तक एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो दोस्तों, हमने जब हम भी डिस्कस किया था, एक सवाल जब था जिसमें ये बताया गया था, हमें ये पता लगाना था कि एक फेमस कैपिटल है जो कि तुंगभद्रा रिवर पर है, उसको किसने इस्टेब्लिश किया, जिसका आंसर हमने देखा था हरिहरा। तो हम्पी था तुंगभद्रा रिवर पे। यहाँ पे माल प्रभा दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। अगर आप एलिमिनेशन से भी करेंगे तो थर्ड यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस है, आपको बाकी दो नहीं, हम्पी तो लगभग सबको पता होता है कि तुंगभद्रा रिवर पर है, तो एलिमिनेशन से हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। पंधारपुर, मैंने एक बार जब आपको पढ़ाया था वारी वरकारी, जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने बताया था कि वरकारी सेक्ट का बहुत ही फेमस सेंटर है पंधारपुर, जहां पे विठोबा जो कि एक डेटी है, कृष्णा और विष्णु का अवतार है, उनकी पूजा की जाती है। और महाराष्ट्रियन जो भक्ति सेंट्स है उनके बड़ा फेमस सेंटर है, पिलग्रिमेज सेंटर है पंधारपुर। इसकी रिवर चंद्रप्रभा है, ये सही है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, वो कावेरी रिवर पे है, ये भी सही है, ऑप्शन है ए। 13 with reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? ये लैंड सीलिंग लॉ के बारे में है दोस्तों। जो लैंड सीलिंग लॉ है वो उसके बारे में है, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ये स्टेटमेंट गलत है। सीलिंग लॉ का ये उसमें एक फ्लो था, ये उसमें कमी थी कि वो इंडिविजुअल लेवल पे सीलिंग लिमिट फिक्स करता था। इस वजह से इस लॉ से बचने के लिए कई बड़े बड़े जमींदार और कई बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने उस जमीन को अपने रिलेटिव्स और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से इस लॉ का से वो बच पाए। तो एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग गलत ऑप्शन है। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड्स टू ऑल लैंडलेस। तीसरे पे आते हैं, इट रिजल्टेड इन द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। नहीं, गलत बात। किसी भी ये जो रिफॉर्म है इससे इस सीलिंग लॉ से कैश क्रॉप में कल्टीवेशन एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन ये नहीं हुआ, क्योंकि कैश क्रॉप के कल्टीवेशन को फ्लोरिश करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव होता है, कैपिटल होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मार्केट के साथ कॉन्टेक्ट होना चाहिए। गलत है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड टू नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। देखिए एग्जेम्पशंस तो हर लॉ में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन है बी सही है कि मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू लैंडलेस। जिनके पास लैंड नहीं है, ज्यादा जिनके पास है उनसे लिया जाए, जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए, यही इसका मेन पर्पस था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए हमने एजुकेशन के बारे में जब पढ़ा था तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पढ़ा था, ये उसी के बारे में। ऑप्शन देखते हैं। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी सही है। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये गलत है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, हमने एक बार डिस्कस किया था, रेफरेंस पासिंग रेफरेंस, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये उसके लिए सही है, तो 1 और 2 इसका सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड है। With reference to the Swadeshi movement, consider the following statements. It contributed to the revival of the indigenous artisan crafts and industries. हमने बहुत बार स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट नेशनलिस्ट ने लॉन्च करा, इंडियन नेशनलिस्ट ने लॉन्च करा। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट ये था कि फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन जो चीजें हैं, फॉरेन जो आइटम्स हैं उनको यूज मत करो, उनका बायकॉट करो, और इंस्टीड स्वदेशी जो
इंडिया में मेड चीजें हैं उनको प्रमोट करो, उनको यूज करो। तो जब ऐसा कुछ होगा तो जो लोकल इंडस्ट्री है उनको तो पुश मिलेगा ही, यही तो कह रहा है। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज established as a part of the स्वदेशी मूवमेंट, ये भी फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है। जो 1906 में एक बार हमने डिस्कस किया था, 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे, उसमें मैंने कहा था अब एक बार पढ़िएगा कि कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए थे। मैंने उस टाइम एक हिंट दिया था कि बायकॉट और स्वदेशी था, उसमें नेशनल एजुकेशन भी एक रेजोल्यूशन था। तो ये आप अगर वहां से देखा होगा तो आपको ये याद होगा। ये भी एक सही है, तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है। तो यही पूछ रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट सही क्या है, करेक्ट तो बोथ। 16, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मूवमेंट और लीडर्स। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है। सितंबर 1932 में ये इन्होंने मूवमेंट चालू किया था। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद, ये भी बिल्कुल ठीक है, 1936 फैक्चुअल है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नाइकर, ये भी इससे एसोसिएटेड थे। 1925 में ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास प्रेसिडेंसी में चालू किया गया और बाद में ईवी रामास्वामी नाइकर जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे वो इस मूवमेंट से जुड़े। ईवी रामास्वामी नाइकर को एक पेरियार के टाइटल से भी जाना जाता है और ये पेरियार बहुत ही सेंट्रल फिगर है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। बाद में जब इंडिया आजाद हुआ, फ्रीडम मिली, तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके जो पार्टीज आज बड़ी वहां पे पावर में इतने साल रही हैं, वो सब पेरियार उन सबके एक प्रेरणा स्रोत है और एक आइडियोलॉग हैं। जो मूवमेंट चालू हुआ उसमें पेरियार का बहुत ही बड़ा योगदान था और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से ईवी रामास्वामी नाइकर यानी पेरियार जुड़े हुए थे। ये तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, इसका आंसर है डी। 17, with reference to the British colonial rule in India, consider the following statements. महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात हो रही है साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने इसके लिए काम करा और उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया। सेकंड ऑप्शन, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, गलत बात है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महात्मा गांधी सपोर्टेड द क्राउन, द ब्रिटिश रूलर्स इन देयर वॉर एफर्ट्स, और उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और इन्होंने इंडियंस से उन्होंने आह्वान भी किया। दे आस्क्ड इंडियन पीपल टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट होल हार्टेडली इन देयर वॉर एफर्ट्स। ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स, ये भी बात ठीक है। तो सेकंड गलत है, 1 और 3 सही है। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पर्सन और पोजीशंस हेल्ड। तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। 1990 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद कुछ लोग जो कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे सपोर्टेड दिस एक्ट, सम पीपल डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट। जो लोगों ने सपोर्ट करा उन्होंने नेशनल कांग्रेस से बाहर जाकर एक लिबरल फ्रंट बनाया और ये लिबरल फेडरेशन बनाया 1990 में। और सर तेज बहादुर सप्रू उसके एक प्रोमिनेंट लीडर थे और प्रेसिडेंट भी रहे थे। केसी नियोगी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से आते थे और ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। थर्ड, पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1937-38 की बात है और ये जनरल सेक्रेटरी रहे थे। तो हमने देखा यहाँ भी तीनों ऑप्शन ठीक है। इस तरह के सवालों में दोस्तों ज्यादा बताने का कुछ है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इस तरह से 2019 का डिस्कशन हमने खत्म करा। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर सवाल फैक्चुअल बेसिस के थे, पर कुछ सवाल ऐसे भी थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था उनसे डायरेक्टली रिलेटेड थे। तो दोस्तों इसी तरह हम आज का डिस्कशन यहाँ खत्म करते हैं। आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन में अगर कोई दिक्कत हो या फिर उसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। और
अगर आपको इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई और परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।